देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के सरमाए इजलास का आज चौथा दिन है और अपोजिशन लीडरान की जानब से हिज़्ब इख्तिलाफ के 12 राज्यसभा के अरकान की मुअत्तली के खिलाफ आज भी पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया गया है। अपोजिशन लीडरान ने गांधी के मुजस्समे पर काली पट्टी बांधकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुअत्तली वापस लेने का भी मुतालबा कर रहे हैं। लगातार आज पार्लियामेंट के चौथे रोज भी अपोजिशन की जानब से 12 अरकान को जहां पर मुअत्तल किया गया है, उसके खिलाफ ही गांधी जी के मुजस्समे के सामने उन्होंने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की और मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा दोहरा रहे हैं। आपको बताते चले कि पार्लियामेंट के सरमाए इजलास जहां आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी अपोजिशन लीडरान की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के 12 राज्यसभा के अरकान की मुअत्तली के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने काली पट्टी बांधकर वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और नाराबाजी की और मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं? लगातार जिस तरह से आज बात करेंगे पार्लियामेंट के सरमाए इजलास की, तो आज चौथा दिन है और चौथे रोज भी हिज़्ब इख्तिलाफ के जो 12 अरकान की मुअत्तली हुई है उसके खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर। बिल्कुल गौहर, ये एहतजाज का आज कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हंगामा खेज आगाज जब से हुआ है 29 तारीख से पार्लियामेंट का सरमाई सेशन का, तो उस इजलास की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ था। चूंकि हमने पहले देखा था कि दीगर कई मामलात को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश थी, लेकिन एक दिन गुजरने के बाद जब इजलास पहले दिन बार बार मुतासिर होता रहा, जरी कवानीन वापस लिए, उसके बाद किसानों के मामले पर दोबारा मुख्तलिफ मसाइल को उठाने की कोशिश की गई हिज़्ब इख्तिलाफ की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से। लेकिन जब राज्यसभा के अंदर कार्रवाई हुई और पहले सेशन में जिन लोगों की तरफ से इंडिसिप्लिन क्रिएट किया गया था, सरकार की उस पर रिपोर्ट आई, पार्लिमानी पैनल ने उस पर पूरी तहकीक की, तो पता चला कि 12 लोग जो हैं उनको कसूरवार पाया गया और इनमें टीएमसी के थे, उनमें कांग्रेस के जो अरकान पार्लियामेंट से राज्यसभा के अंदर सीनियर मेंबर्स हैं, काफी वक्त से खिदमात रही, तो 12 ऐसे लोग थे जिनको मुअत्तल कर दिया था। लेकिन आज तीसरा दिन है, कुल मिलाकर इजलास को चौथा लेकिन तीसरा दिन एहतजाज का है और राहुल गांधी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें जो हैं, उनके लीडरान जो नुमाइंदगी करते हैं राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, वो एहतजाज पर हैं। और अभी इस वक्त भी महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया जा रहा है। सिर्फ इस बात पर बजिद है हिज़्ब इख्तिलाफ की सभी लीडरान जो एहतजाज कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर जो दबाव बनाने की कोशिश थी कि राज्यसभा चेयरमैन से मुलाकात भी की थी कि वो मुअत्तली का फैसला वापस ले और दोबारा उनको इस सेशन से जो सस्पेंशन के ऑर्डर्स जारी किए थे उसको वापस ले। हालांकि इस पहले ही उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से भी कई लीडरान ने बयानबाजी की इस पर। उन्होंने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है इन लीडरान को, इन अरकान को वापस राज्यसभा के अंदर आने की। राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से भी ये साफ किया गया था कि उनके पास हाउस चलाने का न सिर्फ हक है बल्कि कोई भी एक्शन वो अगर कोई इंडिसिप्लिन होता है तो उसके खिलाफ कर सकते हैं, उसके पास इख्तियारात हैं और इसलिए वो उन्होंने अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए ये कार्रवाई की है। चूंकि इस पर सरकार की रिपोर्ट थी, पूरे जो
सीनियर पैनलिस्ट थे उनकी रिपोर्ट थी, जिसके बाद इनको कसूरवार पाया गया था और उसके तहत 12 जो अपोजिशन मेंबर्स थे उनको आसिफ, अब जिस तरह से अपोजिशन लीडरान का बाहर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करना या पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करना, इससे जो पूरा सेशन है उस पर भी असर पड़ेगा और जो कार्रवाई होनी थी वो बार बार मुअत्तली की वजह से भी इस पे भी कहीं ना कहीं जो है लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। वज़ीर आज़म ने इजलास के ठीक आधा घंटा पहले जब मीडिया से बात की थी तब भी ये कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का है जो ये इजलास शुरू हुआ 23 दिसंबर तक। कुल मिलाकर देखेंगे कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर हुई है और इस वक्त भी राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी सिर्फ इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने हंगामा अंदर ही शुरू कर दिया। और कल इस तरह के मनाजिर जो सामने आए थे कि अंदर पोडियम से आप सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर देखेंगे तो उस हॉल के साथ ही जहां पर दिन भर बहस होती है मुख्तलिफ मसाइल पर ऐवान के अंदर, वहां अपर हाउस के अंदर लोअर हाउस में भी एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश अंदर पार्लियामेंट के हाथे से अंदर दाखिल होकर हाउस के अंदर एहतजाज किया गया था। और इस पर इस वक्त भी कांग्रेस लीडर का जो मैं थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट उनका आया वो पढ़ रहा हूं, वो ये बता रहे हैं कि हमारी तब तक बीजेपी के हुकूमत के खिलाफ तब तक हम मांग पर अड़े रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे जब तक हुकूमत नहीं, क्योंकि वो डिक्टेट कर रही है, मामलात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, जोक किया जा रहा, मनमर्जी से हो रहा है और बिना किसी बहस की चीजें एक तरफ हो रही थी तो दूसरी तरफ अब 12 लोगों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वो आवाज जनता की उठा रहे थे, आवाम की आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन फिलहाल आज का दिन देखें, चौथा दिन भी फिलहाल अब तक की कार्रवाई देखें तो आधा घंटा जाया हुआ है और ये कार्रवाई रायगाह इसलिए पूरा वक्त कर रही है क्योंकि कोई बात फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां हुकूमत बजिद है कि वो माफी मांगे, राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से भी इस पर पहले साफ किया गया है माफी मांगेंगे तो ही दोबारा उनके सोचने पर, उनकी वापसी पर गौर किया जाएगा। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान बजिद हैं और एहतजाज इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी भी पहले रोज बल्कि दूसरे रोज इसमें शामिल हुई थी और आज तीसरा और चौथा दिन जहां पर गुजर रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत तमाम सीनियर मेंबर्स इस वक्त बाहर खड़े हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, आपका ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराम करे थे। जहां पार्लियामेंट के सरमाया इजलास का आज चौथा दिन है, वहीं पर अपोजिशन जो 12 अरकान मुअत्तल हुए हैं उस सिलसिले में वो लगातार आज तीसरे रोज भी पार्लियामेंट के बाहर अहाते में एहतजाज कर रहे हैं। गांधी मुजस्मे के बाहर आज काली पट्टी बांधकर वो सरकार के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने इस बात का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को 300 निशस्तों पर कामयाबी हासिल करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस अगले लोकसभा इंतखाबात में 300 सीटें जीत लेगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी पर हुकूमत के फैसले को बदलने के मामले पर अपने ख्यालात जाहिर करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो देख रहे हैं कि 2024 में मुल्क की कदीम जमात 300 सीटें हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के फैसले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर कांग्रेस को 300 से ज्यादा निशस्तें हासिल होने के बाद ही बदला जा सकता है, जो मुश्किल नजर आ रहा है। ताम आजाद ने कहा कि वो दुआ करते हैं कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को 300 से निशस्तें हासिल हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज पुंछ में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। जनूबी कस्बा त्राल में आज एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। जराये का कहना है कि बजवनी इलाके में मकामी लोगों की जानिब से एक नौजवान की लाश देखे जाने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को लवाकिन के हवाले किया गया है। नौजवान की शिनाख्त सिविल त्राल के रहने वाले फरहान कार के बतौर हुई है। आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान यतीम होने वाले कश्मीरी बच्चों की खरीदो फरोख्त का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 में यतीम बच्चों को गैर कानूनी तरीके से गोद लेकर उन्हें फरोख्त किया जा रहा है। उन दावों को संजीदगी से लेते हुए पुलिस और इंतजामिया हरकत में आ गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज मुबैना मुलज़मीन के खिलाफ पांपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बयान में कहा है कि कोविड के दौरान यतीम होने वाले बच्चों को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से गोद लेने, उन्हें फरोख्त करने से मुतल्लिक खबरों का संजीदगी से नोटिस लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। इस ज़मन में मिशन डायरेक्टर ICPS ने JNK ने आज मुतल्लिका हुकाम को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है, जिसके बाद ही पांपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
बयान में मजीद कहा गया है कि इसके अलावा सेक्रेटरी समाजी बहबूद महकमा शीतल नंदा ने IGP कश्मीर के साथ मामला उठाया ताकि इस मामले में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए और मुतल्लिका कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में FIR दर्ज किए जाने की तस्दीक की है और तहकीकात जारी है। अछबल के अंबर खैर दमहाल के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत और सड़कों की खस्ता हालत से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं और अगरचे महकमा जल शक्ति और महकमा RNB के आला अफसरान की नोटिस में भी कई बार लाया गया कि आवाम की मुश्किलात दूर किए जाए, ताहम आज तक लोगों की मुश्किलात दूर नहीं किए गए। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान को दूर किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। ना जनाब अस कर आज ब्रो वरी ती पाइपन डिमांड तमो त्रा पाइप वाइप कह ना आब तो ना सड़क अस सारी प्रॉब्लम शुर ग स्कूल कपर ग ना गाड़ इन अड़वत तान गाड़ अड़वत तान पे पैदल गन वह वोनुक पाइप सोजो परस पे दोप पाइप सोजो काल सुबह सुबह काल सोजन कहें अस कर हर सात अर्ज मगर सोन अर्ज मोन पतिम 2 वरी गवर्नमेंटस गवर्नमेंटस वो कमिटमेंट कर त्रो मैकडम ये सड़क कुनी ना कहें ये जन रूदू योत पेवान रूद पे ग ब्लाक सड़क कहें ना स्कूल बच्चे ग कह सारी ये पेवान जबरदस्त मुश्किल तो शीन कत गवर्नमेंट PHE ती दपान पाइप त्रो आब तो सह कुनी सड़क यपर तो यह खाम अत दोब खबर कत तुम आयु पान तपर तुम वो पान क्या हिसाब क्या किताब तो अवन इग्नोर कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर गवर्नमेंटस तुहद साथ जनाबिल क्रॉसिंग 2-3 बे रोड खास कर तो बे वाटर सप्लाई स्कीम तो ये पूरी कह दमहाल उम्बरखर खान महल हाईगाम सोपोर के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि अगर इलाके में अवाम को स्कीम के जरिए पानी सप्लाई हो रहा है तो वो नाकाबिल इस्तेमाल है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि सप्लाई हो रहे पानी का संजीदा नोटिस लिया जाए और अवाम को पीने के लिए साफ पानी सप्लाई कराया जाए। तो इतना मुश्किलात है कि यहाँ पानी के बजाय ऐसा पानी निकल रहा है कि हम परेशान हैं। हम जैसे पानी पकाने के लिए रखते हैं तो अच्छा नहीं है, इसलिए नहाने से नहाते तो उसमें भी मुश्किलात होते हैं, इसलिए यहाँ पानी के बारे में बहुत मुश्किलात हैं। कब से ये दिक्कत? ये तकरीबन 2-3 साल से हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें साफ पानी चाहिए। यहाँ अगर पानी साफ होगा तो देखो यहाँ सबसे ज्यादा लोग भी बीमार पड़ते हैं। वो कोई भी नहीं है जो पेंटापरिजोल नहीं खाता है म्यादे के लिए, खाली यहाँ म्यादा खराब हो जाता है। आप आइए, आप टेम लेकर यहाँ आइए और देखिए घर घर में पानी कैसा आता है। क्या मसला? अच्छे आबुक मसला आब चला अब गई 10-15 वरी वनकस आज गुस बदल आब ये वेल मुझे तम पे आब गुस बे क्या आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगाने की कम तादाद और कम टेस्टिंग की वजह से कोरोना की नई अक़साम पैदा हो रही हैं। WHO ने कहा है कि कोरोना की एक किस्म डेल्टा को रोकने से ओमिक्रॉन को रोकने में भी मदद मिलेगी। WHO ने दुनिया से अपील की है कि निज़ाम सेहत और SOPs को बेहतर बनाकर वायरस के फैलाव को रोका जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात को यह भी यकीनी बनाए कि सबसे पहले फौरी तौर पर कमजोर अफराद को वैक्सीन लगाई जाए। उनका कहना था कि उन्हें डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए मौजूद तरीकों को इस्तेमाल करना होगा और अगर हम ये करते हैं तो ओमिक्रॉन के फैलाव को भी रोक सकते हैं। Today is a momentous day for global health. Today, WHO's member states decided to embark on the process of drafting and negotiating a new convention, agreement, or other international instrument on pandemic prevention, preparedness, and response. The significance
of this decision cannot be overstated. Just as countries have united in the past to adapt treaties against tobacco, nuclear, chemical, and biological weapons, climate change, and more, and so today, the nations of the world have made a strong statement that health security is too important to be left to chance or goodwill, or shifting geopolitical currents or vested interests. A convention, agreement, or other international instrument will not solve every problem, but it will provide the overarching framework to foster greater international cooperation and provide a platform for strengthening global health security. In their decision today, Member States agreed to establish an intergovernmental negotiating body to begin drafting and negotiating a new accord. They committed to holding their first meeting by the 1st of March next year and to submit the outcome of their negotiations to the World Health Assembly in 2024. That may seem like a long process, and it is, but we should not be naive in thinking that reaching a global accord on pandemics will be easy. Dr. Jawad Majoor, the Assistant Director General. चलिए इस वक्त की बड़ी खबर है इंसानी हुकूक के कमीशन यूएन की जानिब से जो बयान दिया गया है इंसानी हुकूक कमीशन के बयान पर भारत का रद्दअमल भी सामने आया है, जहां उन्होंने कश्मीर को ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ह्यूमन राइट्स के कारकुन खुर्रम परवेज के हवाले से बयान दिया है, उस पर भारत की जानिब से अपना बयान भी सामने आया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवाल उठाना बेबुनियाद है। इंसानी हुकूक के दफ्तर से कश्मीर पर एक बयान जारी हुआ था जिस पर भारतीय सरकार की जानिब से भी अब रद्दअमल सामने आया है। इंसानी हुकूक कमीशन के हवाले से ह्यूमन राइट्स जो कारकुन खुर्रम परवेज है उसके हवाले से यूएन की जानिब से ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से बयान दिया गया है, उसके बाद ही भारत सरकार की जानिब से बयान सामने आया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवाल उठाना गलत है, ये भारत की तरफ से कहा गया है। जब इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से बयान सामने आया उसके बाद ही भारत की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं, ये सरकार की जानिब से कहा गया है कि जो इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से जो इल्जामात आयद किए गए थे, भारतीय सरकार की जानिब से कहा गया है कि इल्जामात जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और सभी इल्जामात को मुस्तरद किया गया। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हैं आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है इस हवाले से, जिस तरह से यूएन की जानिब जो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से जो बयान आया है उसके बाद ही भारतीय सरकार की जानिब से रद्दअमल भी सामने आया है? देखिए, इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर से एक बयान जारी हुआ था और तर्जुमान की तरफ से खुर्रम परवेज, जिसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, और साथ ही हैदरपुरा एनकाउंटर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। दरअसल ये मामला उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था जब गुज़श्ता दिनों एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं खुर्रम परवेज, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर यूएपीए एक्ट लगाया गया जिसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी आगे सख्त हो सकती है। लेकिन इस पर एक तरफ तशवीश का इजहार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जारी किया गया था, तर्जुमान है ह्यूमन राइट्स कमीशन के और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो नुमाइंदगी करते हैं, बात सारी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी रखते हैं। उनने पहले तो ये कहा कि खुर्रम परवेज के खिलाफ जो केस लगाया गया है जिसमें मुल्क या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार होता है इंसान, तो उसके खिलाफ बाद में सख्त कार्रवाई होती है।
यूएपी जो कवानीन उनके उसके तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें एक तो तरमीम की जाए, दूसरा फौरी तौर पर खुर्रम परवेज को रिहा करने की मांग उठी थी। दूसरी बात ये कही गई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों से भी अपील की थी कि वो दोनों तरफ से सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें ताकि इंसानी जाने जाया ना हो इस खित्ते के अंदर। दोनों तरफ से जो है इस पर हालांकि कोई रद्द अमल नहीं आया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ मिलिटेंट तंजीमों से भी अपील की गई थी यूएनएचआरसी की तरफ से। तीसरी बात ये कही गई थी कि हैदरपुरा एनकाउंटर में जो शहरी हलाकतों के बाद जिस पर इल्जाम काफी ज्यादा लगे थे सिक्योरिटी फोर्सेज पर, और उसके बाद तहकीकात का भी हुक्म इसमें देने की बात हुई थी। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंक्वायरी शुरू हुई थी, 2 लाशें भी लाहिकीन के सुपुर्द की गई थी, लेकिन उस पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि इस पर फौरी तौर पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इंसानी हुकूक के कमीशन ने हुकाम से कहा था। उस पर अब से थोड़ी देर पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट जो साथ में हम दिखा भी रहे हैं वजारत खारजा की तरफ से जारी किया गया, और अरिंदम बागची जिनने इस पर पहले भी रिएक्ट किया था जरूर, अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार का जिसमें उन्होंने इन इल्जामात को बेबुनियाद ठहराया और जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके लिए फोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर करके किसी तरह का भी इकदाम मुल्की सतह पर किया जा सकता है, ये भारत की तरफ से कहा गया। यूएनएचआरसी के उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को जो तर्जुमान ने जारी किया था उस पर उन्होंने फिलहाल रद्दमल जाहिर करते हुए तमाम इल्जामात को गलत ठहराया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अगर सवाल उठाया जाता है, चाहे वो इंसानी हुकूक कमीशन का दफ्तर ही क्यों ना हो, वो भी गलत है, बेबुनियाद है। ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार का जारी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी और साथ ही साथ जो हैदरपुरा एनकाउंटर हुए है उसके बाद ही इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से जो बयान सामने आया था उसके बाद ही अब भारतीय सरकार की जानिब से भी बयान रद्दअमल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इल्जामात इंसानी हुकूक कमीशन की तरफ से लगाए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज या दीगर इदारों पर, वो सभी इल्जामात को उन्होंने मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद करार दिया है। अब एक और बड़ी खबर, जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन का खौफ लगातार बढ़ रहा है। टीम इंडिया का दौरा एक हफ्ते पीछे होने का इम्कान है। जहां टीम इंडिया को जनूबी अफ्रीका का दौरा करना था इस सिलसिले में, जब वहां पर वायरस ओमिक्रॉन वायरस के बाद ही जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये दौरा मनसूख हो सकता है, लेकिन ज़रा के हवाले से जो फिलहाल खबर ये आ रही है कि दौरा अगर मनसूख नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कुछ जो है तारीख बाद में भी लिया जा सकता हो और टीम इंडिया का दौरा एक हफ्ते पीछे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ज़्यादा वहाँ पर केसेस नुमदार हुए हैं तो शायद ये दौरा मुलतवी हो सकता है, मौखर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है कि फिलहाल मौखर होगा, को एक हफ्ता पीछे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका का दौरा करना था, जहां 17 दिसंबर से सीरीज का आगाज होगा। कुछ टेस्ट मैचेस खेलने थे, वनडे और T20 मैचेस भी खेलने थे। 17 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर पर यह सीरीज शुरू होनी थी, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस के नुमदार होने के बाद ही इसमें अब खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो फिलहाल खबर आ रही है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद एक हफ्ता ये सीरीज जो है एक हफ्ता पीछे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कोई तफसीलात है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बात आलमी बैंक के बोर्ड ने मुंजमद ट्रस्ट फंड में से अफगानिस्तान के लिए $280 मिलियन की इमदादी रकम जारी करने की हिमायत कर दी है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी बैंक ने यह रकम 2 इमदादी इदारों को जारी करने की हिमायत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फूड प्रोग्राम और चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ को मुंजमद फंड से $280 मिलियन की रकम जारी की जाएगी। ताहम इसके लिए आलमी बैंक के अफगानिस्तान की तामीर 9 के लिए ट्रस्ट फंड से मुंसलिक 31 डोनर्स की जानिब से मंजूरी की जरूरत है। आलमी बैंक के बोर्ड मेंबरान के इजलास में $1.5 अरब के ट्रस्ट फंड में से $500 मिलियन इंसानी इमदादी इदारों को मुंतकिल करने का मामला ज़ेर गौर था। अफगानिस्तान की 39 मिलियन अवाम को माशी बदहाली, सर्दियों में खुराक की कमी और बढ़ती हुई गुर्बत का सामना है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुत्तलिक माहिरीन का कहना है कि आलमी इमदाद जारी करने से हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अमरीकी पाबंदियों के बायस आलमी मालियाती इदारों के लिए फंड्स को अफगानिस्तान में मुंतकिल करना ही एक बड़ा मसला है। अमरीकी हुकूमत जबकि कई बार बैंकों को यकीन दहानी करवा चुकी है कि इंसानी इमदाद की गर्ज से रकूम का लेन देन किया जा सकता है, इसके बावजूद इमदादी इदारों को खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी अशिया भी
अफगान अवाम तक पहुंचाने में मुश्किलात दरपेश हैं। ट्रस्ट फंड में से किसी भी इमदादी इदारे को रकम मुंतकिल करने के लिए तमाम डोनर की जानिब से मंजूरी की जरूरत होती है, जबकि अमेरिका इस फंड का सबसे बड़ा डोनर है। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।